चतुर राजकुमारी और चोर राजा, ये कवर चित्र है दोस्तों। अभी तक आपने पढ़ा राजा वृक्षवान ने एक गलत फहमी के कारण रानी मृग लोचनी की गर्दन काट डाली। दूसरे देश पर 3 राजकुमारी की सबसे छोटी बहन रूपवती से मृगवान ने शर्त लगाई कि तुम्हारी रानी की जगह मैं होती तो तुम्हें धोखा भी देती और परेशान भी करती, खूब पैसा खर्च करवाती और बड़े दरबार में 5 जूतियों से मारती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मृगवान ने कहा, अगर तुम शर्त पूरी कर दी तो मैं तुम्हें ब्याह कर लूँगी, वरना गर्दन काट दूंगी। रूपवती ने अपने बंजारे माधव को अपने रूप जाल में फंसाकर उसे खजा अफरूरान का नाम दिया और विश्वमाभान को खूब परेशान किया और पैसे खर्च कराता रहा। आखिर रूपवती ने अपना समझा बुझा कर राजा वृषभान को वापस महल में भेज दिया। कैसे मान लूँ यह सब संयोग है। पहले मेरे मित्र अल्फुरान की उंगली में मैंने उसी अंगूठी देखी, फिर मैंने रूपवती को दी थी और अब खाजवा राजा की पत्नी की हो भी वैसी ही। पूरी कहानी जानने के लिए प्रथम भाग राजा और 5 जूतियाँ। राजा वृषभान अपने महल में लौट आए और उनका मन किसी काम में नहीं था। जब रूपवती मेरी जिंदगी में आई है, मैंने सुख चैन नष्ट हो गया है। और उधर रूपवती ने माधव को अगली योजना समझा कर खूब सुनकर माधव को ठगा सा रह गया। यह तुम क्या कह रही हो देवी, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे पहले ही कहा था माधव, मेरे बारे में तुम्हें कोई प्रश्न नहीं करोगे। ओह, तुम्हारी तो बात में राज है। सुनी मैंने तुम्हारे चारों शर्तें पूरी कर दी, अब मुझसे विवाह कर लो। सुनकर रूपवती हंस दी। माधव, धैर्य रखो, रूपवती तुम्हारी हो चुकी है, मगर अभी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कैसा उद्देश्य देवी? तुम हमारे राजा वृषभान के पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? तो सुनो माधव, सारा रहस्य आज ही तुम समझ में आ जाएगा। पहले वृषभान से वह बात कह आओ जो मैंने तुम्हें बताई है, फिर हम यह नगर छोड़ देंगे और तुमसे विवाह कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया है, यह भी सही, मगर ऐसा न हो बाद में हाथ मलता रह जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ मेरे कहे अनुसार काम करो, बेकार की चिंता न करो। ठीक है, मैं अभी जाकर राजा वृषभान से तुम्हारा संदेश देता हूँ। माधवन रानी अल्फुरान राजा वृषभान की पास रोता हुआ पहुँचता है। मित्र, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का न रहा, मैं लुट गया। मित्र, अब तुम ही मेरी मदद करो। क्या बात है हो गई दोस्त, मुझसे कहो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरा घर ही उजड़ गया। हाय हाय, कुछ तो बताओ तो सही, हुआ क्या जो मैं तुम्हारी मदद के लिए? हाय, तुम्हारे ही कारण यह सब हुआ है। तुम्हारा भी क्या दोस्त, यह सब मेरे भाग्य की खराबी है दोस्त। मैं तबाह हो गया, मेरे कारण तुम्हें कष्ट। कहो मित्र, क्या हुआ? मेरे राज्य में किसी अधिकारी ने तुम्हें अपमान किया है कि या किसी लुटेरे ने तुम्हारा धन लूट लिया, यहाँ किसी व्यापारी ने धोखा दिया? मैं सब की खाल खिंचवा दूंगा, बस तुम बताओ। मगर ख्वाजा अल फुकान ने जब अपनी बर्बादी का कारण बताया तो राजा
विश्वान सन रह गया। मित्र, जिस दिन मेरी बेगम ने तुम्हें दावत में देखा है, तुमसे शादी करने की रट लगाई पड़ी है, मैंने बर्बाद हो गया दोस्त। यह तुम क्या कह रहे हो ख्वाजा? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, मगर यह सत्य है दोस्त। अगर मैं किसी बेगम के दिमाग में यह फतूर नहीं निकाला तो मैं कहीं का न रह सकूँगा दोस्त, इसे समझाओ। महाराज विश्वान अभी भी आश्चर्य में थे। मैं क्या समझाऊं? वो तो बच्ची नहीं है, और ख्वाजा मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? मित्र, मेरे साथ चलो और बेगम को समझा दो। कोई चारा न देख विश्वान ख्वाजा के घर के चला आया, जहाँ योजना अनुसार रूपवती ख्वाजा की पत्नी बनी मयूर बैठी थी। ख्वाजा विश्वान ने उसे देखा, फिर सकपका गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया और कहे, भाभी सलाम, यह क्या सुन रहा हूँ? अगर आप यह सुन रहे हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ तो आप ठीक सुन रहे हैं, और अल्लाह के लिए मुझे भाभी मत कहिए। फिर विश्वान ने रूपवती के मुंह से बातें सुनी तो वह सकपका होश उड़ गई। जी देखिए, मेरी बात सुनिए, आप एक शादीशुदा औरत हैं, गड़बड़। इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं गलत क्या, इस बात को जाने दीजिए। मैं आपकी थी और आपकी ही हूँ। आप अब इधर उधर की बातें छोड़िए और शादी कर लीजिए। विश्वान को समझ में न आया कि क्या कहे। मित्र ख्वाजा, तुम ही इन्हें समझाओ, मैं असमझ में पड़ गया हूँ। तुम ही बात करो। मैं क्या बात करूँ? मैं तो परेशान हूँ, समझा कर थक गया हूँ। रूपवती मुस्करा कर कहने लगी, ये क्या कहेंगे? आप बोलिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं अथवा नहीं? ख्वाजा उर्फ माधव ने राजा से कहा, दोस्त देखो, अब तुम ही इस औरत को समझाओ। पता नहीं इसे तुम्हें क्या जादू कर दिया है, लोक लज्जा का भी ख्याल नहीं रहा। विश्वान खींच कर रूपवती से कहने लगा, देखिए भाभी, आप इस तरह की बेवफाई शोभा नहीं देती। आप अपनी पति से नज़रों में गिर रही हैं और मुझे भी अपने दोस्त की नज़रों में गिरा रही हैं। यह ठीक नहीं है। आप बार बार मुझे भाभी कह रहे हैं, अपमानित क्यों कर रहे हैं? मेरे कोमल हृदय में आप कठोर रवैया अपना रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक शादीशुदा औरत एक पराये मर्द के लिए ऐसी धारणा रखना ठीक नहीं है। शादीशुदा औरत पर पराया मर्द पहलियाँ क्यों बुझा रहे हो? सीधी तरह क्यों नहीं कहते? तुम्हारा भी जी भर गया है और तुम्हें मैं पसंद नहीं रही, अब उपदेश दे रहे हो? दुश्मन यह सुनकर सकपका गया। रूपवती इन वाक्यों के जाहिर होता है कि विश्वान और रूपवती ख्वाजा की बीवी से पहले से संबंध था। ख्वाजा ने यह सुनकर विश्वान की संदेह भरी नजर से देखा। मित्र, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता। तुमने जब दावत में मिलवाया था उससे पहले मैंने कभी इस औरत की शक्ल नहीं देखी। हाय हाय, मैं लुट गई। अब तुम मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो, यह क्या हो गया? देखो देवी, तुम क्यों झूठा आरोप लगा रही हो, अपमानित कर रही हो? तुम अगर मेरे मित्र की पत्नी न होती तो मैं तुम्हें अपने मान अपमान की तुम्हें चिंता है, मेरे नहीं, मुझे तुम बेइज्जत कर रहे हो। अगर इतना ही सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल था तो पहले सोचना चाहिए था। राजा विश्वान का अपमान और क्रोध से बुरा हाल हो गया। अब वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अब अगर तुमने एक बार भी शब्द से इस गंदी जुबान से निकला तो जुबान खिंचवा लूँगा। अपने राजा होने की दोष दे रहे हो। साफ बताओ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? या ना, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, ब्याह करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। एक बार फिर सोच लो
राजा विश्वान, वरना मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे क्या सोचना है, मैं तुम्हारी इच्छा, जब चाहे चली जाओ। आज ही क्यों, अभी ही जाओ। तुम्हारा पति चाहे वहाँ जाओ। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? तुम जानो और तुम्हारा पति जाने, मैं चला। तुम्हारी मर्जी। मैं इस आदमी के साथ तुम्हारे कहने से अभी इस नगर से जा रही हूँ। बाद में तुम पछताना, मुझे दोष मत देना। मुझे भला पर क्या पछताना पड़ेगा? तुम किसी आदमी के साथ, क्या अपने पति के साथ जा रही हो? अपनी मर्जी से जा रही हो, ना कि मेरे कहने से। फिर विश्वभान ख्वाजा अल फरान से संबोधित हुआ। तुमसे बिछड़ने का अफसोस होगा मित्र, पर यह मामला अगर इस तरह सुलझता है तो ऐसे ही सही। मुझे खेद है दोस्त, मेरी बीवी ने तुम्हें नाहक ही परेशान कर डाला। छोड़ो इसे, तुम मुझे निर्दोष समझते हो ना, बस इतना ही काफ़ी है। मेरा भगवान जानता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मगर आखिर अब औरत के दिमाग में यह सनक क्या पैदा हो गई, मैं हैरान हूँ। और विश्वभान ने ख्वाबा से विदा ली और रूपवती के महल से की ओर चल दिया। अब रूपवती से मिलकर कुछ सुकून मिलेगा, मगर रूपवती को अपने महल में कहीं कुछ पता न था। वह रूपवती थी, हाँ, उसका समान था। और विश्वभान रूपवती को बहुत ढूंढा, मगर बेकार। यह रूपवती कहाँ चली गई? कहीं ख्वाबा की बीवी ही तो नहीं थी? यह कैसे हो सकता है? फिर मैं भी चल कर देखूँ। विश्वभान उल्टे पैर लौटा। वह कह तो रही थी कि तुम्हारे कहने से ही मैं आदमी के साथ जा रही हूँ। वह ख्वाजा की बीवी है। उप राजा विश्वभान ने जब ख्वाजा के महल पहुंचा तो वह ख्वाजा और उसकी बीवी को न पाकर वह हैरान रह गया। अरे, वह दोनों बड़ी जल्दी चले गए, और यहाँ वह क्या हो रहा है? राजा विश्वभान ने रवाना होते ही ख्वाजा अरफरान उर्फ माधव से कहा, सुनो, अब हमें देर नहीं करना चाहिए, उचित नहीं, तुरंत चलो। और कुछ सामान तो ले लेते। नहीं, सामान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मगर फिर भी कुछ रुपये पैसे कुछ तो ले ले। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें चिंता की क्या काम? अब जल्दी करो। अजीब हो तुम, इतनी जल्दी मचा रही हो। अब आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? राजा क्रूरकर्मा नगर सिंहगढ़ जा रहे हैं। अब जल्दी करो, देर मत करो, सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा। मगर हमें सिंहगढ़ ही जाने की क्या जरूरत है? हम कहीं भी जा सकते हैं, और इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? तो सुनो, राजा विश्वभान मेरे महल गया है। अब वह उसे पता चलेगा कि हम उसे बेवकूफ़ बनाया, तो वह यहाँ आकर हम दोनों की गर्दन काट देगा। यह सुनकर माधव होश उड़ गए। मुझे मालूम था कि तुम जरूर कोई फंसाने वाला प्रयत्न रच रही हो। अगर मुझे गरीब की तुम्हारे चक्कर में बिना वजह ही राजा से दुश्मनी हो गई, मुझे बर्बाद दिया। ओह, बड़े डरपोक हो तुम तो। मैंने तो तुमसे शादी करने की इतनी बड़ी खतरा उठाया, और तुम मुझे ही दोषी कह रहे हो। सुनो, इस समय बहस नहीं करनी, तभी भाग लेने में ही भलाई है। चलो फिर, अब यहाँ पर अकेला रुक कर भी क्या कर सकता हूँ? ये राजा विश्वभान का ख्वाबा और माधव के महल में पहुंचा। वहाँ ख्वाजा और उसकी बेटी रूपवती को न पाकर हैरान रह गया। ख्वाजा का नौकर उसे सारा सामान समेट करता नजर आया। अरे, यह सब क्या हो रहा है? ख्वाजा कहाँ है? उसकी बीवी कहाँ है? और सुना है यह सामान क्यों समेट रहे हो? महाराज, हम तो किराए के नौकर थे, यह सब सामान भी किराए का है, इसलिए इसे समेट कर वापस देने जा रहा हूँ बस।
यह सुनकर राजा वृषभान का दिमाग बन्ना गया। वह चीख कर बोले, किराए का खैर खैर मैं मजा चखाऊंगा उन दोनों धोखेबाजों को। वे किस ओर हैं, सच सच बताओ, वरना अभी गर्दन काट दूंगा। महाराज, वे दोनों एक घोड़े पर सवार होकर गए हैं। मैंने बेगम साहिबा से सुना था कि वे राजा क्रूर कर्मा के पास श्रीगढ़ जा रहे हैं। मुझसे बचने के लिए क्रूर कर्मा के राज्य तो क्या पाताल लोक में भी चले जाएं, मैं उन्हें खोज लूँगा। मेरी तलवार उन दोनों के खून की प्यासी होगी। क्रोध में नंगी तलवार लिए राजा घोड़े पर सवार होकर अकेला ही रूपवती और माधव की खोज में चल पड़ा। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन दोनों को दगाबाजों को रास्ते में ही पकड़ लूँगा। मुझे धोखा दिया, मुझे परेशान किया, मेरे पैसे खर्च कराए, मैं और किसी और के साथ भाग गई। इस खजान ख्वाजा के बच्चे को भी अकल ठीक करनी होगी। उधर माधव सिंह, रूपवती, अब हमें काफ़ी दूर निकल आए हैं, हम घोड़ा थक गए हैं। थोड़ी देर मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा विश्राम कर ले। यह जान लो, यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें आराम की सूझ रही है। इस जंगल में खाना तो क्या विष भी नहीं से भरे फल मिलेंगे। बस मैंने तुम्हें यूं ही इस तरफ आने को कह लिए नहीं कहा था। यहाँ पर सारे रास्ते में अच्छी तरह से नक्शा अध्ययन किया हुआ है। यहाँ एक कोस पर एक बड़ा गांव है, कुछ खाने को ले आओ, बड़ी भूख लगी है। माधव थोड़ा रुक कर एक घोड़ा पेड़ से बांध दिया और घास पर बैठने बातें करने लगा। एक कोस पर गांव है, वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। यह ठीक है, मगर एक पैसे भी नहीं है। तुम्हें लेने ही कहाँ दिया, मैं खाना लाऊं कहाँ से? मुफ्त में कौन देगा? मुफ्त में खाना क्यों? यह मेरे सब जेवर ले जाओ, इन्हें बेचकर कुछ खाने को इंतजाम करो। और यहीं आराम कर रही हूँ। इतनी लंबी घुड़सवारी के बाद मेरी कमर में दर्द हो गया, वरना मैं तुम्हारे साथ चलती। अगर तुम पैसे लेने देती तो जेवरों को बेचने नहीं पड़ते। रूपवती, ओह, तो जेवर तो फिर बनवाए जाएंगे, और इस समय देर करते तो मृगवान हमारे सिर पर आ धमकता, और कहीं वह मेरे पीछे यहाँ आ गया तो? पागल हुए हो क्या? उसे क्या पता इस तरफ जा रही है? फिर भी वह तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारे लिए मैंने इतने कष्ट सहे हैं। अगर तुम कुछ हो गया तो मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस तुम जल्दी कुछ खाने को ले आओ। माधव के जाने के 5 मिनट बाद रूपवती घोड़े की टापे की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो जरूर विश्वान आ रहा है। मैंने मौके पर माधव सिंह को भेज दिया, वरना सारी योजना चौपट हो जाती। रूपवती तुरंत ही अपने बाल बिखेर लिए और उदास होकर बैठ गई। विश्वान घोड़े पर आने लगा था, नंगी तलवार हाथ में थी। अगर सही मौके पर मैं माधव सिंह से छुटकारा न पाती तो क्रोध में अंधा जरूर ये हमारी गर्दन काट देता। राजा वृषभान का घोड़ा करीब आ गया। रूपवती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। राजा वृषभान के जुल्मों का शिकार हो गई। राजा वृषभान ने रूपवती को देखा और इस प्रकार विलाप करते सुना तो उसका खून खोल उठा और घोड़े से उतरकर रूपवती के पास जा पहुंचा। क्यों रही विश्वासघातनी, तेरा कथित पति कहाँ है? यहाँ अकेला बैठी चिल्ला चिल्ला कर मुझे क्यों कोस रही है? वह मेरा सब कुछ लूट कर मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्यों कोस रही हूँ? अरे, तुमने ही कोस रही हूँ या अपने भाग्य को? मुझे धोखा देकर नीच के साथ भाग गई और अब मुझे दोषी बता रही हो। तेरी गर्दन अब तेरे सिर से बोझ सहन नहीं कर पा रही लगता है। हाँ, मार डालो निर्दोष और असहाय औरत की गर्दन काटने का हुक्म चलाने के अलावा और तुम्हें आता ही क्या है? पहले तो खुद उस लफंगे के साथ मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया और अब मुझे विश्वासघातनी आरोप लगा रहे हो। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने तुम्हें ख्वाजा के साथ भेजा, तुम खुद अपनी मर्जी से नहीं आई। तुम क्या कहना चाहते थे कि तुम मेरे पति के रूप में स्वीकार करने के बाद मैंने किसी गैर मर्द को हाथ के साथ कहीं भागने वाली लड़की हूँ? शर्म नहीं आनी चाहिए।
मगर क्या ख्वाजा ने तुम्हें अपनी बीवी कहकर परिचय नहीं कराया था? तो क्या क्या तुम अपनी रूप को पहचान नहीं सकते थे? और क्या ख्वाजा ने ही परिचय कराया था? मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम्हारी हूँ, पर तुम्हें पता नहीं क्या हो गया था। राजा वृषवान के सुनकर चक्कर में पड़ गया। मगर तब मैंने तुम्हें भाभी वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। मैंने अपने पति के साथ रहे और भी जाने क्या क्या। ओह, तुमने इस बात का प्रतिशोध क्यों नहीं किया? ख्वाजा झूठ बोल रहा है। मैं शर्त के मुताबिक तुमसे परेशान करने के लिए ऐसा ऐसा कह रही थी। तुम्हारा वह दोस्त तो इस बात का फ़ायदा उठाकर मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया और मेरे सारे गहने छीन ले गया। वह गांव की तरफ गया है। बेईमान लुच्चा लफंगा। और वृषवान फिर झांसे में आ गया। मुझे माफ़ करना रूप, मैं पहले उस नमक हराम ख्वाजा से निपट लूँ। फिर वह किस तरफ गया है? वह जंगल से बाहर गांव की तरफ गया है। जल्दी जाकर उसे पकड़ो। राजा अपने घोड़े पर सवार हो गया और रूपवती को उसे रोक लिया। यह क्या कर रहे हो? घोड़ा मत ले जाओ, वरना वह टापों की आवाज़ सुनकर भाग जाएगा। राजा को सोचने समझने का मौका दिए बिना ही रूपवती राजा के वृषवान को पैदल ही दौड़ा दिया। बचकर कहाँ जाएगा मक्कार, जल्दी ही तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग हो जाएगी। राजा के जाते ही रूपवती राजा के घोड़े पर सवार होकर भाग ली और वृषवान का घोड़ा ले जाऊं। ख्वाजा का घोड़ा तो 2 सवारी ढोकर थक गया है, तेज नहीं भाग पाएगा। उधर राजा वृषवान ने ख्वाजा को घेर लिया। मक्कार विश्वासघाती, उतर घोड़े से नीचे। आज तेरा टंटा ही काट दूंगा। रूपवती को जबरदस्ती उठा लाया, उसके जेवर छीन दिए। लुटेरे, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरा कोई अपराध नहीं किया। मैंने रूपवती के कहने पर ही किया है। उसने मुझे जेवर बेच कर खाना लाने के लिए कहा है। झूठ बोलते हो तुम। रूपवती को बलपूर्वक ले आए और उसके जेवर छीन लिए। खुद ऐसा रूपवती ने मुझे कहा है। महाराज, अगर आप यह सच है तो नंबर 1 मक्कार औरत है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा दिया और आपको बेवकूफ़ बनाया। खामोश, तुम जुबान पर लगाम दो ख्वाजा, वरना इसे काट कर फेंक दूंगा। अपराध क्षमा हो महाराज, मगर यह सच है कि वह लड़की हम दोनों की मूर्ख बना रही है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई हीरों का सौदागर नहीं हूँ मैं सरकार, न ही मेरा कोई नाम ख्वाजा है। यह देखिए, मैं तो गरीब बंजारा माधव हूँ और उसे शादी का लालच देकर मेरी मति पर रद्द कर दी। माधव की सारी बात सुनकर वृषवान क्रोध से थर्राने लगा। अगर यह सच है तो तुम्हें उस चुड़ैल की खैर नहीं। सरकार, यह बिल्कुल सच है। मेरे महल से अपने महल तक उसने न जाने सुरंग बनवाई थी। और राजा वृषवान क्रोध से कांपता हुआ घोड़े पर चढ़ने लगा। महाराज, अगर आपको बुरा ना मानो तो आपके साथ ले चले और उस कमबख्त का सिर काटते देखकर मुझे बहुत प्रशंसा होगी। अगर ऐसा है तो चलो, तुम एक से भले 2, मगर 2 लोगों को ढोएगा यह घोड़ा? बिल्कुल महाराज, यह बड़ा मजबूत घोड़ा है। पहले भी हम 2 लोगों को यहाँ तक लाया है। हम क्या जंगल तक भी नहीं ले जाएगा? जंगल में रूपवती वहाँ नहीं मिलेगी। उससे मेरा घोड़ा वहाँ रुकवा लिया था। वह अवश्य ही उस पर बैठकर भाग गई होगी। तब वह सरकार वह जरूर सी गढ़ गई होगी। उसका ख्याल था कि राजा क्रूर कर्मी उसकी कोई मदद कर सकता है। और काफ़ी दूर निकल जाने के बाद राजकुमारी रूपवती सिंहगढ़ के जंगलों के पार गई। उसका घोड़ा और वह दोनों थक कर चूर हो चुके थे और जंगल में विश्राम करने के लिए घोड़ा रोका।
मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ। दोनों लगभग एक ही घोड़े पर आ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा। तब तक कुछ देर आराम कर लूँ, घोड़े को भी आराम की ज़रूरत है। और फिर आराम करने के लिए रूपवती लेटी ही थी कि सामने घोड़े पर सवार एक शिकारी को उस ओर आते देखा। रूपवती कुछ देर पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा करके वह एक चट्टान पर लेट कर विश्राम करने लगा। रूपवती के दिमाग में एक योजना कुलबुलाई, उसकी आंखें चमक उठी। वह शिकारी का घोड़ा तो बहुत मजबूत मालूम पड़ता है, अगर वह घोड़ा किसी तरह मैं हथिया लूँ तो बात बन जाए। कैसे कैसे भी हल, रूपवती ने सोचा। हाँ, यह ठीक रहेगा, मगर कुछ देर बाद मेरे विश्राम कर लूँ, तब तक विश्राम भी करीब आ जाएगा, जिस पर शिकार को मेरी कहानी सच लगेगी। कुछ देर बाद आराम करने के बाद रूपवती अपने रूप का जादू जमाने के लिए शिकारी के पास पहुंची। ये बलिष्ठ युवक, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों बैठे हो? अद्भुत परम सुंदरी, यह प्रश्न मैं भी पूछता हूँ। तुम कौन हो और यह वीराने में अकेली क्या कर रही हो? इस रूपवती नाटक करती हुई दुखी स्वर में उससे शिकारी युवक से कहा, मैं तो मुसीबत की मारी हूँ, एक अभागी लड़की हूँ। दो लुटेरे से बत्ती हुई इधर से निकल रही थी, तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया युवक। मैं सूल वर्मा नाम के एक शिकारी हूँ, मेरा इतना ही परिचय बहुत है। किंतु वह लुटेरे क्या अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं? मगर तुम्हारे पास कुछ धन नहीं दिखाई देता। बड़े नादान हो युवक तुम, केवल धन को लूटा जाता है। फिर स्त्री होना, सुंदर स्त्री होना धनी होने की ज़्यादा खतरनाक है। वे लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ आते ही होंगे। उन्हें आने दो सुंदरी, उन्हें तुम्हें अभी सूल वर्मा के सूल का स्वाद नहीं चखा। मगर वह दो हैं और दोनों के पास तलवारें हैं। सूल वर्मा, कहीं तुम मुसीबत न फंस जाओ। इसकी तुम फिक्र मत करो, उन दोनों के लिए नियता ही बहुत हूँ। तुम दोनों सूल लेकर और मैं 4 से लड़ सकता हूँ लेकर। दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए सूल वर्मा। वे दोनों बड़े कुशल तलवारबाज हैं, चलाते हैं, मालूम पड़ते हैं और घोड़े पर सवार थे। इसलिए मैं सोच लो, तुम शायद मुझे मामूली शिकारी समझ रही हो। बताओ किस तरफ हैं वे लुटेरे? वे मेरा पीछा करते हुए अभी खुद ही यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख लो कितनी दूर रह गई हैं। पेड़ पर चढ़ा कर चलो, ऐसा ही सही, मैं अभी देख लेता हूँ। किसी भी ऊंचे हुए पेड़ पर चढ़कर देखना, हो सकता है वह तुम्हारे मेरे साथ देखकर वह कहीं छुप गई हूँ। मेरा ख्याल है कि ऊंचा पेड़ ही ठीक रहेगा। उसे पूरे जंगल में चारों ओर नज़र घुमा कर देख सकते हो। हाँ, अगर वह तो बहुत ऊंचा पेड़ है, उस पेड़ पर चढ़ना कठिन है। अरे शिकारी हो, पेड़ पर चढ़ना कठिन है बता रहे हो? आओ, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाती हूँ, आओ। तुम भला मुझे इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ाओगी? और अगर चढ़ा भी दिया तो इस पेड़ से उतारना भी तो है, कठिन है। मैं चढ़ाने उतारने के चक्कर ही ख़त्म कर देती हूँ। उस पेड़ के नीचे जो टीला देख रहे हो, उस टीले पर अपना घोड़ा खड़ा कर दो और उस टीले पर खड़े होकर डाल पकड़ लो। बात तो ठीक है तुम्हारी सुंदरी। और सूलवर्मा रूपवती के बताए रास्ते से किसी तरह उस पेड़ पर चढ़ गया, मगर उसने ऊपर चढ़ते ही सूलवर्मा का घोड़े पर बैठकर भाग निकली। शुक्रिया सूलवर्मा, आज शिकारी को खुद शिकार हो गया। कमबख्त यह लड़की तो बहुत तेज निकली, मेरा घोड़ा चुरा कर ले गई। वह 2 जने एक घोड़े पर चढ़े इधर ही आ रहे हैं। वह लुटेरे हैं या फिर यह लड़की? मेरी सताए हुए
इस मेरी तरह सताए हुए मालूम पड़ते हैं। और कुछ ही देर में वह राजा वृक्षवान और माधव सिंह वहाँ से गुजरे। सूलवर्मा ने आवाज़ दी कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अरे तुम कौन हो भाई, और इसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़े क्यों बैठे हो? किसी लड़की को घोड़े पर इधर से जाते हुए नहीं देखा? तुम इतनी ऊपर कैसे चढ़ गए? भोले मानस का माल है। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, पहले मुझे नीचे उतारो। जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो वह उसी की कृपा से यहाँ अटका हूँ। और राजा वृक्ष वृक्ष वृक्षवान अपने और माधव सिंह को शिकारी सूलवर्मा को नीचे उतारा और सारी कहानी माधव सिंह और सूलवर्मा को अपनी कहानी सुनाई। और इस तरह सूलवर्मा उस लड़की हम दोनों को 2 बार बेवकूफ़ बना गई और अब तुम्हारा घोड़ा भी हथिया ले गई। मित्र माधव सिंह और महाराज वृक्षवान जी, जब अब वह आप दोनों को ही नहीं मेरी भी शत्रु है। आप उसे पकड़कर दंड देंगे, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। मुझे साथ ले चलिए। वृक्षवान असमझ में पड़ गया। माधव सिंह ने भी जोर दिया, हाँ हाँ चलिए महाराज, 2 से 3 भले। सूलवर्मा हमारे किसी काम ही आएगा, हर्ज क्या है। अच्छा तो चलो, मुझे अपना घोड़ा मिल गया, अब मैं बैठूं, उस पर मैं बैठूंगा और तुम अपना घोड़ा संभालो। 2 सवारियाँ ढोकर या तुम्हारा घोड़ा बहुत थक गया है, इसलिए सूलवर्मा मेरे साथ बैठ जाएगा। धन्यवाद महाराज, आप बड़े दयालु हैं। चलो माधव। किंतु वे जंगल पार भी नहीं कर पाए थे कि श्याम कहराने लगी और देखकर वन लोगों ने अपने घोड़े और पशुओं को बांधा और विश्राम करने लगे। सूलवर्मा, तुम कुछ भोजन का प्रबंध करो, कोई छोटा मोटा शिकार मार लाओ। और राजा, मैं जब तक आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, और आप घोड़े के पास बैठकर इनकी जंगली जानवर से सुरक्षा करिए। उधर रूपवती जंगल पार कर विशालगढ़ में प्रवेश कर गया। श्याम कहराने लगी है, मुझे कहीं पर रात काटने का इंतजाम करना चाहिए। सुबह शाही महल में जाकर राजा क्रूरवर्मा को मैं अपने जाल में फंसाऊंगी और अपनी योजना का अगला चरण पूरा करूंगी। और ऐसा सोचकर रूपवती अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और एक मकान का दरवाज़ा खटखटाने का विचार करने लगी। संयोग से वह घर विशाल सिंह के मशहूर ठग बुद्धि शर्मा का था। सुनिए श्रीमान, क्या आप मुझे रात काटने के लिए अपने घर पर शरण मिल सकती है? ओ देवी, यह इस घर का सौभाग्य है कि तुम जैसी अत्यंत सुंदरी गजगामिनी यहाँ पर रात काटना चाहती है। आओ आओ, स्वागत है। यह ब्राह्मण बहुत तेज मालूम पड़ता है, मुझे रात्रि में सतर्क रहना होगा, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। और रात्रि को भोजन के पश्चात इसमें दूध है, बेहोशी की दीवा में मिला देता हूँ। भले घर की लड़की घर से भागी हुई है, लड़की जान पड़ती है, बदले में इसके घर वाले मुझे मुँह मांगी रकम देंगे। मगर रूपवती ने चालाकी से दूध बदल दिया और दूध पीने के बाद बुद्धि माँ से पलंग पर लुढ़क गई। अब चलो, रात को चैन से नींद सो सकूंगी। रूपवती ने बुद्धि के पलंग पर बांध दिया और आराम से दूसरे पलंग पर सो गई। कुछ देर में आराम कर लूँ, सुबह अंधेरे मुँह अंधेरे मुझे यह घर छोड़ देना। अगली सुबह राजा वृक्षवान माधव और सूलवर्मा ने सीगढ़ में प्रवेश किया। कुछ दूर चलने पर सूलवर्मा और चिल्ला पड़ा, वह चालाक औरत पकड़ी गई। महाराज, वह देखिए, उस मकान के बाहर मेरा घोड़ा खड़ा है। घोड़ा यहाँ जरूर रूपवती भी होगी। देखते हैं, अगर भीतर मिल गई तो देखते ही मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। पिछली बार मैंने बातों में देर कर दी, उसने मुझे धोखा दे दिया। मगर कमरे के भीतर गई तो नज़ारा कुछ और था। मकान मालिक बुद्धि शर्मा पलंग पर बंधा था और छटपटा रहा था। क्यों भाइयों, कौन हो तुम? यहाँ क्यों? कोई लड़की आई थी क्या? वही लड़की जो तुम्हें बांध गई है मित्र?
हाँ, एक सुंदर लड़की रात को यहाँ आई थी, मुझे इस हालत में पहुँचा गई। मगर तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्यों आ घुसे, और उस लड़की के बारे में कैसे पता जानते हो? माधव और सूलवर्मा की बुद्धि को खोला और अपनी सारी कथा कह सुनाई। वह वाकई बड़ी बहादुर और वह बड़ी बदमाश औरत है। मुझे भी पलंग पर बांध कर मेरा ऊँट लेकर चली गई। खैर, आखिर जाएगी कहाँ? सीगढ़ का राजमहल उसका आखिरी पड़ाव है। वह उसकी गर्दन काट डालूंगा। पर महाराज, जल्दबाजी न करें और क्रोध से काम न ले। क्या कहना चाहते हो तुम? माधव, साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज, क्रूर वर्मा बड़ा अत्याचारी और जालिम है। उसके महल में आपका तना जाना खतरे से खाली नहीं। राजा वृषभान सभी खतरों से नहीं डरता। बंजारे, मैं रूपवती के साथ साथ क्रूर कर्मा का भी सिर काट जाऊंगा। सत्य है महाराज, बहादुरों के लिए खतरे का क्या महत्व। मैं अपने सूल के साथ के साथ चलेगा महाराज। 50 के लिए आप काफ़ी हैं और 10-20 के लिए मैं भारी पड़ूंगा। ठहरो सूलवर्मा, माधव सिंह का कहना ठीक है। अभी क्षत्रिय दिखाने का समय नहीं है, वरना आपकी ही हानि होगी। और आप महाराज, अपनी कृपा से अपनी पगड़ी भी उतार दीजिए। क्रूर वर्मा अगर भनक पड़ गई तो आप यहाँ बिना सेना के मौजूद है तो आपको अवश्य ही कैद कर लेगा और जान से भी मार सकता है। माद से बाहर सी से 100 कुत्तों से गिर जाए तो गर्जना भले ही न भूले, खतरा उसे भी होता है। अच्छा तो तुम ही बताओ, फिर कैसे क्या किया जाए? महाराज, अपना राज परिधान यहाँ उतार दें। साधारण वस्त्रों में हम लोग पैदल ही राजमहल चलेंगे, जिसके हम पर लोग ध्यान नहीं देंगे खामखा। बिल्कुल पहले चल कर यह तो पता करें कि वह रूपवती कुरुकुर्म के महल में है या नहीं। अगर वह होगी तो कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। मैं कोई हर्ज नहीं, बस काम सिद्ध होना चाहिए। वृषभान मान गया और कुछ देर बाद चारों सामान्य कपड़े में बाहर निकले और महल की ओर चल पड़े। उधर रूपवती क्रूर कर्मा की निजी कक्ष में पहुंची। महाराज, यह लड़की आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ठीक है, तुम जाओ, हम इससे बात करेंगे। हमसे अकेले में? वाह, यह हिरणी खुद सोए हुए शेर के मुंह में चला आई। वाह वाह। सैनिकों के जाने के बाद क्रूर कर्मा ने कहा, कहो सुंदरी, हमसे तुम क्यों मिलना चाहती थी? हम तुम्हारा क्या प्रिय कर सकते हैं मृगनयनी? मैं विजयगढ़ के राजा विजय सिंह की छोटी लड़की रूपवती हूँ और तुम्हारी वीरता के चर्चे सुनकर तुमसे शादी करने के लिए घर से भाग के आई हूँ। क्रूर बड़ा ही रंगीला और लटपट राजा था। उसने जब रूपवती जैसी सुंदरी के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो वो फूल से कुप्पा हो गया। वह मुंह में पानी भर आया और वह अपने धीरज पर विवेक खोने लगा। अब उसे आगे जैसे भी इच्छा हो। आगे आपकी जैसे भी इच्छा हो। अरे, यह क्या कह रही हो रूपवती? हम तुम्हारे दास हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमसे शादी करना चाहती हो। हम इनकार कैसे कर सकते हैं? यह आपकी मानता है, आप इतना मान दे रहे हैं, वरना दासी से योग्य कहाँ। खैर, आपका यह बड़पन देखकर मुझे कुछ और कहने का साहस ही नहीं रहा। हाँ सुंदरी, कहो, निसंकोच होकर कहो। हमें भला ऐसा हिचकाहट कहो देवी, जो दिल में आओ कहो। विवाह से पहले एक शर्त, बल्कि शर्त क्या, प्रार्थना है। हाँ, कहो, प्रार्थना क्या? अवश्य आदेश दो प्रिय। मैं चाहती हूँ विवाह से एक दिन पूर्व शहंशाह बना दें। शहंशाह? एक दिन के लिए क्या?
बात कर रही हो प्रिय, तुम तो हमारे दिल की रानी हो। जिंदगी भर हमारे दिल पर सिंहासन पर राज करो, ये राजनीति है प्रिय। शासन करना तुम जैसी कोमलांगनी का काम नहीं। दरअसल बात यह है महाराज, रास्ते में 4 बदमाश मेरे पीछे लग गई। वे मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। मैं राजा बन कर उन्हें दंड देना चाहती हूँ। हमें उपदेश आदेश दे रानी, हम उन चारों को पकड़ मंगाते हैं, जो चाहे सज़ा खुद देना। इस समय तो तुम मगर उन सब रुक सकी। इस समय तो अगर तुम इन सब रूखी बातों को छोड़कर हमारे प्यार के साथ बैठो तो हमें आनंदित करो। हम और विलंब नहीं कर सकते। महाराज तनिक धैर्य रखिए, आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। मगर आप एक स्त्री के हृदय की भावनाएं पहले राजा बना कर उन्हें चारों को दंडित कर लूं, फिर अपनी आपकी सेवा करूंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, आज तुम राज्य करो। धन्यवाद महाराज, अपनी दासी का मान रख लिया आपने। सिंहासन पर प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं पुरुष वेश में राज्य करूंगी। आप ऐलान करवा दें कि आप शासन पर आपका मित्र लमग्रीव संभालेंगे और बाकी काम मैं कर लूँगी। हाँ, जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। अब तुम हमारी रानी हो, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। और आधे घंटे पश्चात रूपवती लमग्रीव बन बैठ कर राज गद्दी पर बैठी थी। सबसे पहले हमें सभी किसानों के लगान, सभी नागरिकों के कर माफ करते हैं। दरबार में तालियां गूंज रही। रूपवती की लंबी उम्र ने लोगों ने कहा, हम लोग शहर के कोतवाल को आदेश देते हैं, महल के पास 4 चोर आने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार करके राज दरबार में पेश किया जाए और शहर में सभी चोरों चुक्कों को हवालात में बंद कर दिया जाए। वाह, मान गए। महाराज का जवाब नहीं। महाराज को नगरवासियों की सुख सुविधा का कितना ख्याल है। वाह, हमारे नए महाराज ने तो ईश्वर का अवतार है। अब शहर की हवा में कैसी शांति हो गई है। वाह, मगर हमारा यह सौभाग्य एक दिन का ही है। महाराज क्रूर वर्मा कल से शासन करेगा। यही अवसर है कि जनता बगावत कर दे और महाराज लमग्रीन को ही अपना महाराज चुन ले। उसकी क्रूर वर्मा के सिंहासन से हटा दो। क्यों रामू? मगर बगावत करने की हिम्मत किस में है मनोहर? कौन महाराज दुष्कर्मा का विरोध करेगा? उधर शहर में के कोतवाल इन चारों पर पकड़ते ही पकड़ लिया। गिरफ्तार कर लो इन्हें सैनिकों, इन्हें महाराज के हुलिये ने बताया था। लो इन चारों को, पकड़ लो इन चारों को। चारों बेवकूफ़, मैं राजा हूँ, तमीज़ से बात करो। तू राजा है, अब एक किराए के कपड़े पहनकर कोई भी राजा बन सकता है। बाकी लोग अपना परिचय दो। और कोई महाराजा राजा है क्या? जी नहीं, मैं बंजारा हूँ, मैं शिकारी हूँ, मैं एक ठग हूँ और यह ठगाई का राजा है। वाकई राजा है। वाह वाह, राजा के साथ ठग, बंजारा और शिकारी। वाह वाह। शहर के कोतवाल ने राजा वृषभान की एक न सुनी और राजा वृषभान को आखिर चुपचाप ही रहना पड़ा। वह ही ठीक समझा। कोतवाल चारों को पकड़कर महाराज लमग्रीन के पास ले आया। ये रहे आपके चोर महाराज। महाराज, हम चोर नहीं, हम एक सुंदर लड़की द्वारा ठगे गए हैं, उसे खोज में भटक रहे हैं। हाँ, लड़की द्वारा ठग लिए जाने वाले तुम चारों पुरुष भी खूब हो। खैर आगे कहो, उस लड़की ने तुम्हें क्या शिकायत है? महाराज, मुझे रात को पागल पलंग पर बांध कर वह मेरा ऊँट ले गई। बड़ी चतुर है वह। अच्छा, तुम शाही पशुशाला से एक बढ़िया अच्छा सा ऊँट ले लो। मुझे तो कोई खास परेशानी नहीं है महाराज, मेरा घोड़ा उसने चुराया था, मुझे वापस मिल गया है बस। खैर
अपनी खैर अपनी परेशानी की एवज में तुम शाही खजाने से 10 मोहरे ले लो। मुझ गरीब को शादी का लालच में फंसाकर उसने मुझसे उल्टा सीधे काम करवाए। महाराज बाद में धोखा देकर भाग गई। खैर तुम जो मानसिक कष्ट उठाए हैं उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते, पर शाही खजाने से तुम्हें 100 मोहरे दिलवा देंगे। अब तुम कहो, वह लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? महाराज मेरे साथ तो उसने बड़ी बेवफाई, और मुझे अगर वह मिल जाए तो नंगा करके उसे मैं कोड़े से पीटूंगा। रूपवती ऊपर लमग्रीन यह सुनते ही पैर की जूती निकाल कर 5 बार राजा के सिर पर मारकर कहा, एक औरत के बारे में इस तरह की बात की जाती है? खुद राजा कहते हो, बात करने की तमीज भी नहीं। राजा वृषभान अपमान का खून खोल उठा। लमग्रीन को युद्ध के लिए ललकारा ही चाहते थे कि उसका माथा ठनका। महाराज क्या आप बताएंगे आपने 5 जूतियां ही क्यों मारी? ज़रूर, हमारे कमरे में आकर हमसे मिल लो, हम वहीं तुम्हें जवाब देंगे। और जब कमरे में जाकर वृषभान ने असलियत का पता चला, वाह तुम्हारा जवाब नहीं, तुम अपनी शर्त पूरी कर दी। हमें इस अपमान पर भी खुशी हो रही है। महाराज यह आपकी महानता है अपने दासी को इतना दंगंदा अपराध माफ कर दिया, किंतु मैंने आपकी निष्ठा का विचार करके यह योजना बनाई थी। मैं किसी ऐसी जगह पर यह शर्त पूरा करना चाहती थी जहां आप क्या कोई जानता न हो और बात गुप्त रहे, आपका अपमान न हो। वो नक्शों और किताबों में अध्ययन करने पर मुझे सीगढ़ ही ठीक लगा। यहाँ का राजा आसानी से मेरी मुट्ठी में आ सकता था, और यहाँ की प्रजा भी अपने राजा से खुश नहीं है। आप चाहें तो क्रूर ब्रह्मा का वध कर यहाँ का राजा हथियार सकते हैं। लोग यह कार्रवाई लगे हाथों यह कार्रवाई भी संपन्न कर दीजिए। प्रजा में आपकी हाकिमी कर चुकी हूँ। सिर्फ तुम बुद्धिमान ही नहीं रूपा एक चतुर राजनीति भी हो। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जब क्रूर वर्मा का वध करके यह अधूरा काम पूरा कर देता हूँ प्रिया। और क्रूर वर्मा युद्ध में पराजित करना वृषभान के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। वृषभान ने चतुर राजकुमारी के सौंदर्य में बुद्धि से मिले ही भले ही हार गया था। शक्ति और पुरुषार्थ में युद्ध कौशल में उसको हराने वाला कोई न था, और क्रूर वर्मा की हत्या प्रसन्न थी। माधव सिंह अपने प्रतिनिधि के रूप में वृषभान को राज सिंहासन पर राजा बना दिया, और बुद्धि वर्मा और पासा जरूर बुरा था। मंगल पर चरित्रवान नहीं था, और बुद्धि और मंत्री बनाकर साहसी शूल वर्मा और सेनापति बनाया, और रूपवती के साथ लौट आया। कहने की जरूरत नहीं है कि सिर रूपवती से शादी कर ली। समाप्त दोस्तों।